हेलो दोस्तों। जैसा कि खबर आ रही है कि आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम मिड नवंबर में शेड्यूल्ड है और आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में शेड्यूल्ड है और उसकी नोटिफिकेशन शायद जल्द ही आ जाए। तो इसलिए मैं एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश की, क्वांट की, रीजनिंग की, तीनों की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। और मुझे लगता है कि ये वीडियो बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और उनके लिए भी जिनका प्री नहीं निकल पा रहा उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रेटजी बनाएंगे जो वाकई में काम करे और मैंने इन सारे स्ट्रेटजी पे ट्राई किया है और ये वाकई में काम करती है। तो चलिए, आज जो वीडियो मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ वो मैं इंग्लिश स्ट्रेटजी के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, इंग्लिश को कैसे अप्रोच करना है। ओके, क्योंकि आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ का पिछले साल का मैं वेस्ट बंगाल का कट ऑफ बताता हूँ। नहीं, पीओ का तो ऑल ओवर इंडिया का कट ऑफ निकलता है, तो अराउंड 58.5 समथिंग था। और आईपीएस क्लर्क का जो वेस्ट बंगाल का कट ऑफ था वो 71 था और बाकी सब स्टेट्स में 75 के रेंज में कट ऑफ थे। सॉरी सॉरी, वेस्ट बंगाल में 61 कट ऑफ गए थे और बाकी सब स्टेट्स में 75 के तक कट ऑफ चले गए थे। क्यों बताता हूँ, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आईपीएस क्लर्क में पिछले साल जो जनरल वैकेंसी थी वो करीब 600 प्लस थी, इसलिए कट ऑफ थोड़ी लो चली गई थी। तो ये था कि मतलब ये तो मैंने कट ऑफ के बारे में बताया। तो मैं यहाँ पे कट ऑफ से रिलेटेड ये कहना चाहता हूँ ना कि देखो, पिछले बार के एग्ज़ाम में क्या हुआ था उसकी भी स्टोरी सुन लो। पिछले बार के एग्ज़ाम में मैथ जो था, क्वांट सेक्शन बहुत ही ज़्यादा लेंदी था। मीन्स 20 अटेम्प्ट करना आउट ऑफ 35 एक बहुत ही अच्छा मार्क्स देखा जा रहा था। ओके, सेम रीजनिंग भी लेंदी था, पजल्स थोड़े ट्रिकी थे, तो 25 अटेम्प्ट करना भी एक अच्छा अटेम्प्ट हो रहा था, है ना। इसके साथ इंग्लिश, एक इंग्लिश ही थी जो पिछले बार नॉर्मल, मतलब इजी नहीं कहूँगा, मतलब ठीक ठाक लेवल की थी। आप 25 अटेम्प्ट कर सकते हो थे 30 में, ऐसी इंग्लिश थी। ओके, तो तो मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी ये स्कोर नहीं दिला पाती है बहुत लोगों को। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रॉपरली तैयारी नहीं कर पाते हैं, सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी नहीं करते हैं। एवरी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम जो है ना, वो एक अपना एक अपना तैयारी करने का नज़रिया होता है हर एक एग्ज़ाम का। वो चाहता है कि आप ऐसे तैयारी करें, तो उस बेसिस पे बहुत लोग तैयारी नहीं कर पाते, जिसके कारण वो एग्ज़ाम उनसे नहीं निकल पाता है। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो क्या है, सबसे पहले मैं एक बात, दो तीन बात बताता हूँ कि पहले मान लो किसी का इंग्लिश अच्छा है तो वो तो ठीक है, उनकी वो जिस स्ट्रेटजी पे है वो उसी स्ट्रेटजी पे रहे, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर किसी के इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो उनके पास क्या चांसेस है? पहली पहली चांसेस है कि वो समझे मेरी बातों को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, हाँ। और कुछ चीज़ें जो मैं कहना यहाँ चाहता हूँ कि इंग्लिश के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रीडिंग। लेकिन रीडिंग का ये मतलब नहीं कि आप बस न्यूज़पेपर लेके बैठ जाओ, कल से न्यूज़पेपर घर में ऑर्डर कर लो द हिंदू और पढ़ने बैठ जाओ। नहीं, आप कुछ भी रीडिंग करो, कुछ भी रीडिंग करो, आपको जो अच्छा लगे वो रीडिंग करो, बस करो। और रीडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? रीडिंग नहीं, रीडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझ रहे हो। ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई आप वर्ड देख रहे हो, उसके बाद टू लग रहा है,
तो ये हुआ ऑब्जर्वेशन कि हाँ, ये चीज़ यही काम आएगी आपके एग्ज़ाम में। क्यों, कल को कोई एरर होगा और वो सेम वर्ड के बाद ऑफ लिखा होगा, तो आपका वो जो जो आपने जो वो रीडिंग किया था ना, तब वो वहाँ पे काम आएगा। आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ आपके मन में से खटकेगा कि यार, यहाँ तो मुझे लग रहा है ये डाउट है, ये यहीं पे गलत है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे सबसे चीज़ यही होती है इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ देखो, हो सकता है किसी चीज़ पे आप स्ट्रांग हो, कहीं आप वीक हो सकता है, हो हो ही सकता है। तो उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हो, तो उस समय आपको नंबर गेम खेलना है। ये नंबर गेम क्या है? ये नंबर गेम ये है जो आपको ये बताएगा कि आपको किस तरह नंबर उठाने हैं। मतलब देखो, पार्ट्स बहुत कुछ होते हैं, आपको अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट, वीक पार्ट को समझना है और उसके बाद नंबर गेम खेलना है। आपको देखना है कि हाँ, मैं यहाँ से नंबर, ये नंबर उठा सकता हूँ, यहाँ से मैं एक नंबर उठा सकता हूँ, यहाँ से दो उठा सकता हूँ, यहाँ से तीन उठा सकता हूँ। ऐसे करके आपको एक गुड अटेम्प्ट की तरफ बढ़ना है। तो ये नंबर गेम के लिए भी स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए कि आप किस तरह, किन किन चीज़ों से नंबर उठाएंगे। अगर पेपर थोड़ा टफ हो या आप उसे नहीं समझ पा रहे हो, तो आप कैसे उसे अप्रोच करोगे। ओके, तो चलो चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पर। देखो, मैंने, आपका समय कम लगे इसलिए मैंने शुरू में ही यहाँ पे स्ट्रैटेजी का एक वीडियो, सॉरी, स्ट्रैटेजी का के ऊपर एक छोटा सा स्लाइड बनाकर रखा है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि इंग्लिश में ये सारी चीज़ें आती है। आपको पता है, एक एक आरसी आता है जो करीब 8 से 9 से 10 इतने नंबर का होता है। 8 नंबर का भी आ सकता है, 9 का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है, डिपेंड करता है। ठीक। वोकेब के अंदर क्लोज टेस्ट आती है, मिस स्पेल्ड वर्ड्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वर्ड स्वैप आते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं। पैराजंबल दो टाइप के आते हैं, एक पैराग्राफ बेस्ड, एक लाइन बेस्ड पैराजंबल। ग्रामर में जनरली एरर्स से रिलेटेड ग्रामर्स आते हैं और फ्रेज रिप्लेसमेंट जो आते हैं वो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। बाकी मिसलेनियस तो न्यू पैटर्न के कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जनरली इंग्लिश का सिलेबस है। ओके, तो अब एक एक चीज़ पे हम लोग बात करते हैं। ओके, चलो अब एक एक चीज़ें उठाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। देखो, आरसी जो है, आरसी के लिए टोटली रीडिंग इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके साथ साथ एग्ज़ाम के ठीक पहले मॉक में आप आरसी की प्रैक्टिस करो। शुरू में 2 नंबर आएंगे, शुरू में 2 नंबर आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे। ऐसे करके आपका नंबर खुद पे खुद इंक्रीज करेगा, खुद पे खुद। अगर आपने मेरा कोई वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने अपना एसबीआई क्लर्क के मार्क्स डाले कि किस तरह मेरा नंबर से इंक्रीज हुआ। नो, मुझे पहले इंग्लिश में एक्यूरेसी अराउंड 60% से 80-90% कैसे मैं पहुंचाया लास्ट तक, मेरे उस वीडियो में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। जिसमें मैंने 82.5 से जो प्रीलिम्स में मैंने जो नंबर लाया था, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैंने यही फॉलो किया था। आपको मॉक देना है एग्ज़ाम के ठीक पहले, वहाँ पे आपको आरसी अच्छे से करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ओके, आरसी में जनरली तो क्वेश्चंस आ ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है इसके अंदर। आपको आरसी को अच्छे से ऑब्जर्व करनी है। हाँ, अप्रोच कैसे करनी है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। अगर आपका मेमोरी पावर अच्छा है तब तो बहुत बढ़िया, नहीं तो क्वेश्चंस को लिख लेना है एक जगह छोटे छोटे फॉर्मेट में। उसके बाद आरसी को पढ़ना है। पढ़ने के बाद वो जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो वर्ड्स थे ना, उन्हें कैच करना है कि कहाँ कहाँ पर थे,
और एक जगह लिख के रखने वाला आपने पढ़ा कि ओके 4 नंबर लाइन पे मुझे मिला, 4 नंबर आपको लिख के रखना है लाइन की, ये यहाँ पे हमको ये वर्ड मिला है, 5 नंबर फर्स्ट पैरा पे मिला है हमको, ये सेकंड पैरा पे ये मिला है, ऐसे करके लिख के रखना है, ताकि जब नेक्स्ट बार जब आप क्वेश्चन पे आओ तब आप वो लाइन देखो। आप ये इस तरीके से कर सकते हो। ओके, ये तरीका मैं सुटेबल इसलिए मानता हूँ क्योंकि एक बार आप जब आरसी कंप्लीट कर लो ना, तो बस फिर आपको दोबारा आरसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस क्वेश्चंस देखनी है और वो पैराग्राफ में वो लाइन आपको नज़र आ जाएगी। तो इसलिए मैं ये सुटेबल समझता हूँ। आपको बाकी आप समझ सकते हो कि आपको कौन सा वे में करना है। एक और वे होता है, उसमें आप आरसी पढ़ो, जहाँ पे भी वो पहला कोई वो वर्ड दिखे उस आरसी से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वहाँ से वो उसे कैच कर लो। लेकिन यहाँ वहाँ से वो तो आप आंसर कर लो, लेकिन क्या होता है कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सिर्फ वहीं से रिलेटेड ना हो, फर्स्ट पैरा से ही रिलेटेड ना हो, सेकंड पैरा में भी उससे रिलेटेड कुछ हो, तो फंस जाओगे। पहले आप सॉल्व कर लोगे, फिर आपको आना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे पहले एक बार में पूरा पैरा पढ़ो, पढ़ते पढ़ते देख लो कि कौन कौन सा वर्ड कहाँ पे आपको मैच कर रहा है क्वेश्चन से रिलेटेड, उन्हें एक जगह लिख लो, उसके बाद जल्दी से सॉल्व करो। ऑन एन एवरेज मैं बताता हूँ, मुझे नहीं पता टॉपर्स कितने मार्क्स आते बा, वो लोग कैसे क्या करते हैं नहीं पता मुझे। मुझे 7 से 8 मिनट लगते हैं आरसी बनाने में, तो कोई इशू नहीं है इसमें। अगर आपके भी लग रहे हो तो कोई इशू नहीं है। ओके, ये थी आरसी की। अब आते हैं कुछ पैराजम्बल पे आते हैं। ओके, ये सबसे डेंजरस होता है, जनरली लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं। देखो लाइन वाली जो पैराजम्बल आती है ना, जिसमें ऐसे ऐसे करके 4 लाइन दी होगी। ओके, ए बी सी डी, उसके बाद ऐसे ऑप्शंस में ऐसे होंगे डी ए सी बी सी डी ए, ये वाली बहुत इजी होती है। क्यों? क्योंकि आप वर्ड्स के साथ एक, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप गेस कर सकते। देखो हर चीज़ से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, चलो मैं पहले इस चीज़ से बात कर लूँ, उसके बाद मैं पैराजम्बल में आता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ग्रामर है, ये आपको हर जगह हेल्प करेगी। ओके, टेंस के जो रूल होते हैं, टेंस के जो रूल होते हैं ना, टेंस के जो रूल होते हैं वो आपको हर जगह हेल्प करेगी। पैराजम्बल में आपको वो हेल्प करेगा, उसके साथ साथ फ्रेज रिप्लेसमेंट में हेल्प करेगा। नाउन से रिलेटेड रूल हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच से, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच ही मैं बोल देता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं ना, सब आपको हर जगह हेल्प करेगी। चाहे वो वोकेब हो, चाहे वो पैराजम्बल हो, चाहे वो आरसी के क्वेश्चंस हो, आपको हर जगह, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड एरर हो, चाहे फ्रेज रिप्लेसमेंट हो, हर जगह हेल्प करेगी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूल और ये टेंस से रिलेटेड रूल। तो ये सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ग्रामर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्रामर कंप्लीट करना है, ग्रामर्स के सारे रूल्स कंप्लीट करने हैं। ओके, सेकंड में जो रेगुलर करनी है वो रीडिंग करनी है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। यही है 3 मंत्र। अब चलो पैराजम्बल में मैं क्या कह रहा था, कैसे ग्रामर है आपको हेल्प करेगी। मान लो यहाँ पे आपको यहाँ पे हैज़ दिया हुआ है किसी लाइन में। ओके, यहाँ पे अराइव्ड दिया हुआ है, तो आपको पता है कि हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, तो आप यहाँ पे समझ सकोगे कि ओके डी के बाद ए आ रहा है, तो ये ऑप्शन राइट होगा। आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो। देखो एक और चीज़, ऑप्शन एलिमिनेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर इंग्लिश के लिए एलिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये तो लाइन वाली ठीक है। अब आती है पैराग्राफ वाली। पैराग्राफ वाली में क्या होता है कि 7 लाइन दिया रहेगा, 5-6 लाइन रहेंगे,
उसमें से 2-3 स्टाइल से आते हैं, उसमें से आपको बोल दिया जाएगा कि ये लाइन फिक्स है, फोर्थ नंबर लाइन फिक्स है, बाकी को अरेंज करो। या इसमें से कोई एक जो है वो इस पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं है, एक ऐसा लाइन है जो पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं है, उसे उसे वहाँ से हटा दो, उसके बाद उन्हें रीअरेंज करो। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्या करना है, देखो इसका सिंपल सा फंडा है, पेयरिंग। पेयरिंग, ओके। और इसमें अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ना, मतलब इसमें करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है, जो जो सच्चाई है मैं बताता हूँ, ओके, बहुत लो होती है। तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ओके। इस बार एसबीआई क्लर्क मेंस में बहुत प्रैक्टिस करने के बाद मैंने 7 लाइन का करेक्ट पैराजंबल सॉल्व किया। क्यों? और मैं करेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से कंफर्म किया हूँ। तो मुझे पता चला कि सब हमारा सभी का कॉमन आ रहा है, तो वो पैराजंबल राइट है। तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आपको पेयरिंग समझ में आनी चाहिए कि हाँ पेयरिंग कैसे। देखो पेयरिंग पे भी फिर से काम आएगा। क्या काम आएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूल। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ये हुआ पैराजंबल से रिलेटेड चीज़ें, ये भी हो गए। अब आता है कुछ चीज़ें जो आपको नंबर दे जाती है। स्वैपिंग, वर्ड स्वैप, ये आपको फुल मार्क्स दे के जाएगा। बस मैंने क्या कहा था, रीडिंग में ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए और कुछ नहीं। ये आपको फुल मार्क्स दे के जाएगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि कब क्या है। दूसरा, यहाँ पे भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूल काम आएगा, है ना। यहाँ पे भी आपको काम आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूल। जैसे आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन लगता है, तो ये सब रूल आपको ये वर्ड स्वैपिंग में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। उसके बाद आता है एक मिस स्पेल्ट वाला सवाल। ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ वर्ड्स मिस स्पेल्ट होते हैं, मतलब या तो उनकी वर्ड्स रॉन्ग होते हैं या तो वो रॉन्ग वे में लिखे रहते हैं। मतलब मैं मतलब ये है कि उनका वो वहाँ पे जो उसका पोजीशन है वो सही नहीं है। वो मतलब ऐसा है कि जैसे 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 आप जैसे कह सकते हो कि आप मोबाइल के जगह अगर लैपटॉप लिखा हो तो आपको अजीब लगेगा ना। वैसा ही चीज़ है, वो वर्ड ही वहाँ पे नहीं आएगा। तो ये दो तरह से मिस स्पेल्ट आते हैं, या तो वो वर्ड ही वहाँ पे नहीं आएगा या तो वो वर्ड गलत होगा, प्रोनाउंसिएशन उसकी गलत होगी या तो वर्ड गलत होगा। तो ये नंबर आपको दे के जाएंगे। तो मैंने क्या कहा था, नंबर गेम, ओके। तो नंबर गेम पे काम कैसे करना है, तब आपको ये समझना है कि हाँ आपको स्वैपिंग से नंबर आते हैं। आपको इस तरह प्रैक्टिस करनी है कि आपको देखनी है कि आप कहाँ कहाँ से नंबर अरेंज कर सकते हो। मैंने पहले ऐसे ही किया। पहले जब मैंने अपने इम्प्रूव कैसे किया, पहले मैंने मॉक दिए, मॉक से मैंने समझा मेरी पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव को मैंने एज अ पॉजिटिव को मैंने देखा कि मैं कितना नंबर उठा सकता हूँ। मैं देखा कि मैंने 10 प्लस 15 प्लस में पॉजिटिव से उठा ले रहा हूँ, नेगेटिव से मेरे ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। तब मैंने नेगेटिव के ऊपर काम किया। उसके बाद मैंने अराउंड 27-28 तक 30 में लाने लायक किया। मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने एक भी अरिथमेटिक नहीं किया था इस वे क्लर्क प्री में। तो अगर मेरे 82.5 मार्क्स आ रहे हैं, ओनली मैथ में 23 अटेम्प्ट और रीजनिंग में 33 और इंग्लिश में 30 अटेम्प्ट में अगर आ रहे हैं 82.5 नंबर, तो आप समझ ही सकते हो कि किस तरह मतलब इंग्लिश में कितनी इम्प्रूव हुआ होगा। तो सेम चीज़ है। तो आपको इसी तरह वर्क करना है इंग्लिश पे।
चीज़ों को समझना है। हाँ, अब देखो मैं जो कहना चाहता हूँ एक और चीज़ है जो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, वो ये कि सोर्सेस जो है ना पढ़ने के लिए बहुत हैं। टीचर्स बहुत अवेलेबल है यूट्यूब में और भी सोर्सेस है, अड्डा, अनअकैडमिक, बहुत सारे सोर्सेस है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है। आप कहीं से भी पढ़ो, सब इक्वल ही हैं, कोई किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ ना कि आप चीज़ों को सिर्फ पढ़ने मत जाओ, सब सिर्फ करने, मतलब ऐसा नहीं कि आप वो अंधेरे में तीर मत चलाओ ना। आपको जब किसी एग्ज़ाम को के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो आप उसी वे में ही प्रिपेयर करो। अगर आपका एरर एरर एंड एरर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको अगर रॉन्ग हो रही है तो आप उससे पहले इम्प्रूव करो, है ना। मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझो, पहले आप उसे इम्प्रूव करो, बाद में कुछ करो। सिर्फ वीडियोस देखने से ही आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वीडियोस देखो ठीक है, लेकिन पहले एरर वाली की जब जब तक एरर सही ना हो तब तक आगे कुछ दूसरा नहीं। पहले एरर कंप्लीट करो, ओके मेरा एरर में अब 4 में से 5 सही हो रहा, तब मैं आगे जाऊंगा ना। आप ये उलझ कर रह जाते हो, 2 एरर देख लिए एक कोई क्लास में, 2 4 एरर देख लिए, 2 ये देख लिए, ये कर लिए, वैसे नहीं होता। आपको एक एक सेक्शन को एक बार में लेना होगा और उन्हें उसे कंप्लीट करना होगा, तब जाकर ही आपका ओवरऑल मार्क्स इंक्रीज करेगा। नहीं तो सिर्फ आप मिसलिनियस करने जाओगे कि नहीं मैं एक टोटल क्लास देख लेता हूँ, क्लास में 10 टाइप के क्वेश्चन सर ने करा दिए, बस हो